Hi, my name is Dr. Surpreet Chopra. I'm a consultant cardiothoracic surgeon. और ये मेरा चैनल है लाइफलाइन अनप्लग्ड वेयर आई टॉक अबाउट हार्ट एंड जनरल हेल्थ। तो आज मैं आपके सामने आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बर्निंग क्वेश्चन लेकर, जिसका आंसर हम लोग बहुत ही दशकों से वेट कर रहे थे जानने का। और वो क्वेश्चन है, क्या हम हार्ट की ब्लॉकेजेस को रोक सकते हैं और क्या हम उनको रिवर्स कर सकते हैं? तो यदि इसका आंसर आपको जानना है तो आपको अंत तक रुकना पड़ेगा मेरे साथ। इसके बारे में बात करने से पहले आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे हाथ में एक स्ट्रॉ देख रहे हैं। ये स्ट्रॉ आप समझ लीजिए जैसे कि एक धमनी है, एक नली है। हार्ट की धमनी को हम लोग कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक कोरोनरी आर्टरी है, जिसके थ्रू रक्त का प्रवाह हो रहा है। और ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती है। मतलब इसके ब्रांचेस निकलते हैं, इस कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचेस निकलते हैं इधर से और आगे से, और ये हार्ट के मसल तक जाती हैं और हार्ट के मसल्स को ब्लड को सप्लाई करती हैं। तो ये नली हो गई, इसको आप ऐसे देखिए। इसके अंदर आप देखने एक ल्यूमन है, एक चैनल है, इसके थ्रू ब्लड का प्रवाह हो रहा है। जब भी ब्लड में या शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और रिस्क फैक्टर्स आपके पास होते हैं, रिस्क फैक्टर्स मैंने आपके पास ऑलरेडी बोल दिए हैं कि क्या-क्या होते हैं। आप स्मोक करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, लाइफ़स्टाइल बैड है, बैड फूड है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, स्ट्रेस है, मोटापा है, फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की या हार्ट की ब्लॉकेजेस की। तो ये सब, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ होना, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। तो यदि ये सब में से कुछ भी एक प्रेज़ेंट होता है और शरीर में स्ट्रेस उत्पन्न होता है, तो क्या होता है कि अंदर की जो लेयर है, धमनी के अंदर की लेयर, उसको हम इंटिमा बोलते हैं। उस इंटिमा में डैमेज होना शुरू होता है, वो इन्फ्लेम होना शुरू हो जाती है। जब वो इन्फ्लेम होना शुरू होती है, तो धमनी के अंदर धमनी की जो वॉल है, ये जो वॉल है, अंदर उसके डिपॉज़िट होना शुरू होता है क्या? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रोफैटी टिश्यू, ये डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है। ये जब जगह-जगह पे डिपॉज़िट होता है और वो एक तरह से एक पट्टी की तरह फ़ॉर्म करता है धमनी के अंदर, धमनी की वॉल के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाक। अब ये मैं आपको और अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करूँगी एक डायग्राम में। एक यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है जो मैं आपको दिखाऊँगी। ये आप देख रहे हैं, हार्ट देख रहे हैं और हार्ट के ऊपर छोटी-छोटी आप देख रहे हैं नलियाँ जो हैं, वो एक्चुअली धमनियाँ हैं, जिनको हम लोग कोरोनरी आर्टरीज़ बोलते हैं। और ये देख रही हैं छोटे-छोटे आप धागों के जैसे ब्रांचेज़ निकल रहे हैं आर्टरीज़ के, ये क्या हैं? उन धमनियों के ब्रांचेज़ हैं। और ये जो पिंक कलर का आप बीच में देख रहे हैं हार्ट के ऊपर, ये मायोकार्डियम है, जिसको कि हम लोग हार्ट का मसल कहते हैं। तो धमनियाँ जो हैं सप्लाई करती हैं हार्ट के मसल को। और राइट हैंड साइड पे स्क्रीन में आप देख लें, सबसे ऊपर वाला जो इलस्ट्रेशन है, वो एक नॉर्मल धमनी के अंदर का हिस्सा है। उसमें आप देख रहे हैं नॉर्मल तरीके से रक्त का प्रवाह हो रहा है। जो सेकंड इलस्ट्रेशन है, सेकंड वाला जो पिक्चर है नीचे, उसमें आप येलो कलर के पैच देख रहे हैं धमनी के अंदर, वो प्लाक है, वो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप है। कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रोफैट टिश्यू, मतलब कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू है, जिसको हम लोग प्लाक कहते हैं, तो वो बिल्डअप हो रहा है। और ये धीरे-धीरे आगे जाके ये जो डिज़ीज़ जो है प्रोग्रेस करती है। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो डिज़ीज़ होती है, जिसको कि हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ये एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ होती है। यानी कि एक बार कोई भी रिस्क फैक्टर हो या उसका एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो वो प्रोग्रेस करता रहता है और आगे जाके वो प्लाक बिल्डअप बढ़ता जाता है। और धमनी के अंदर का चैनल आप देख रहे हैं थर्ड वाली पिक्चर में, वो चैनल का वो चैनल जो है कितना ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, कितने हद तक रिड्यूस हो गया है। तो इससे क्या होता है कि रक्त का प्रवाह कम होता जाता है। और ये दूसरी एक और पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि वही हार्ट और उसके ऊपर धमनियाँ, धमनियों के ब्रांचेस जो कि हार्ट के मसल को सप्लाई कर रही हैं। जो राइट हैंड साइड पे जो पिक्चर है, उसमें आप देख रहे हैं कि धमनी के अंदर का भाग देख रहे हैं, उसमें ये जो येलो कलर का है पोर्शन, वो प्लाक है, वो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप है विद फाइब्रस टिश्यू, जिसको हम प्लाक कहते हैं। अगर तो ये अनस्टेबल होता है, तो
कभी भी बर्स्ट कर सकता है, कभी भी फूट सकता है। और जब ये फूटता है तो शरीर और ब्लड ये महसूस करता है कि उसको एक इंजरी हुई है। तो जैसे हमें शरीर पे कहीं पे भी किसी भाग पे भी, जैसे हाथ पे अगर चोट लग जाए तो वहाँ पे उसके ऊपर क्या क्लॉट जम जाता है, वैसे ही ये इस हिस्से पे जब प्लाक जो है बर्स्ट करता है, शरीर उसको रिकॉग्नाइज़ करता है कि चोट लगी है, इंजरी हुई है। तो इमीडिएटली क्लॉट फॉर्म होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो क्लॉट फॉर्म होना शुरू होता है, विदिन सेकंड्स पूरा कॉर्नरी आर्टरी, मतलब धमनी, धमनी बहुत छोटी-छोटी धमनियाँ होती है। 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर की धमनियाँ होती हैं। और अगर ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो 1 मिलीमीटर तक की भी रह जाती हैं। तो इनमें क्या होता है कि क्लॉट जमने के बाद पूरी धमनी ब्लॉक हो जाती है और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं एक एक छोटा-सा ब्लैक कलर का स्क्वायर है धमनी के ऊपर, ये वो पोर्शन है जो राइट हैंड साइड पे दिखाया है। और वो धमनी जब यहाँ पे ब्लॉक होती है तो आप हार्ट के ऊपर जो एक छोटा एक एक एरिया है, पर्पल कलर का एरिया है, आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रहा। तो क्या हो रहा है, वो ब्लड का सप्लाई ना होने के कारण मसल का वो हिस्सा, हार्ट के मसल का वो हिस्सा डेड होना शुरू हो गया है। वो होता है मायोकार्डियम जो डेड हो रहा है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉकेजेस कैसे डेवलप हो रही हैं। अगर स्ट्रेस डेवलप होता है, स्ट्रेस जैसे मैंने आपको बता दिया है कि बैड लाइफ़स्टाइल, बैड फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज़, स्ट्रेस होना, ओबेसिटी होना, स्मोकिंग, तंबाकू, ये सब रिस्क फैक्टर्स होने की वजह से इन्फ्लेमेशन डेवलप हुआ, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू डिपॉज़िट हुआ और धीरे-धीरे उसका जो धमनी का जो चैनल है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया। इतना रिड्यूस हो जाता है धीरे-धीरे करके कि जब 60 टू 70% तक का ब्लॉकेज हो जाता है और उस समय अगर डिमांड शरीर की बढ़ती है और हार्ट की डिमांड बढ़ती है, यानी कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं या स्ट्रेस होता है, तो हार्ट की डिमांड को वो मीट नहीं कर पाता है। मतलब है कि ब्लड फ्लो जितना होना चाहिए डिमांड के हिसाब से, उतना नहीं हो पाता है क्योंकि धमनी बहुत सिग्निफिकेंटली चैनल उसका रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है। उस समय मैनिफेस्ट होता है चेस्ट पेन, उस समय होता है छाती में दर्द उत्पन्न होता है और जैसे ही मरीज़ रेस्ट करता है तो वो छाती में दर्द खत्म हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं एंजाइना, जो कि स्टेबल होता है, स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। ये जो प्रोसेस एथेरोस्क्लेरोसिस का होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने आपको बताया है, ऐसे ही प्लाक बिल्डअप होना, कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होना, तो इसको प्रोसेस को हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये सारी आर्टरीज़ में, किसी भी आर्टरी में भी हो सकता है। यदि ये कोरोनरी आर्टरी में यानी कि हार्ट की धमनी में होता है, तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ बोलते हैं। ऐसे ही सेकंड पिक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल बम्प जो है वो बर्स्ट कर गया और बर्स्ट करने की वजह से क्लॉट फॉर्म हुआ और वो जो धमनी है पूरी ब्लॉक हो गई और रक्त का प्रवाह पूरी तरह से बंद हो गया, यकायक बंद हो गया और हार्ट मसल उस पोर्शन को जहाँ पे भी ब्लड फ्लो होना चाहिए था, वो मसल का पोर्शन जो है डेड होना शुरू हो गया है। और जब बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है, तो एक टाइम आता है कि वो रिवाइव नहीं हो सकता। तो जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि क्या हम हार्ट की ब्लॉकेजेस को उसके प्रोसेस को रोक सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं हार्ट के मसल की रिवाइवल की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्ट की ब्लॉकेजेस को कम करने की या उसके प्रोसेस को हॉल्ट करने की बात कर रही हूँ। क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस का जो प्रोसेस होता है, वो धीरे-धीरे विद टाइम बढ़ता ही जाता है, यानी कि ब्लॉकेजेस बढ़ती ही जाती हैं। अब जब हार्ट अटैक हुआ था, जो सेकंड स्लाइड में मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है। अगर हम 60 मिनट्स के अंदर-अंदर छाती में दर्द उत्पन्न होने के 60 मिनट के अंदर-अंदर अगर हम हॉस्पिटल नहीं पहुँचते, तो हार्ट के मसल को बचाना और उसको सैल्वेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि 80 से 90 मिनट के अंदर-अंदर अगर हार्ट का जो ब्लड का सप्लाई दोबारा से रीएस्टैब्लिश नहीं होता, तो हार्ट का वो पोर्शन जो है मरना शुरू हो जाता है और यदि 6 घंटे के अंदर-अंदर वो ब्लड सप्लाई रीएस्टैब्लिश नहीं किया गया,
तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है हार्ट के मसल को, यानी कि दोबारा से हम उसको कभी भी सैल्वेज नहीं कर पाएंगे। और ऐसा भी टाइम आता है कि अगर उसको रीएस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं तो हार्ट में कमज़ोरी आ जाती है, हार्ट का वो पोर्शन इरिवर्सिबली मतलब कि परमानेंटली डैमेज हो जाता है और हार्ट फेल भी हो जाता है और ये जानलेवा भी हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि टाइम सेव्ड इज़ हार्ट मसल सेव्ड। और आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो सेकंड स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल का पोर्शन बर्स्ट हो गया है, वो ज़रूरी नहीं है कि 70% होने तक का वेट करेगा। हो सकता है वो 60% में या 50% में भी बर्स्ट हो जाए, 30% में भी बर्स्ट हो जाए। और वो बर्स्ट तब होता है जब शरीर में इन्फ्लेमेशन हो और प्लाक बना हुआ हो, चाहे वो उसकी इंटेंसिटी कम हो, चाहे उसकी सेवेरिटी कम हो। पर अगर अनस्टेबल रहे और इन्फ्लेमेशन रहे शरीर में, तो वो अनस्टेबल होके बर्स्ट हो सकता है। तो ये अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि रिस्क फैक्टर्स होते हैं। क्या? हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी कि हार्ट ब्लॉकेजेस, स्ट्रेस, स्मोकिंग, तंबाकू। अगर कोई मेल 40 ईयर्स से ज़्यादा हो या पोस्ट मेनोपॉज़ल लेडी हो जिसके कि पीरियड्स आना बंद हो चुके हों, और आप यदि मोटापे का शिकार हो, सेडेंटरी लाइफ व्यतीत करते हों, फिज़िकली एक्टिव ना हो, एक्सरसाइज ना करते हों, जंक फूड या लो फाइबर डाइट का सेवन करते हों, तो आपको ज़्यादा रिस्क है इन्फ्लेमेशन होने का और प्लाक अनस्टेबल होने का। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम ये सिविरिटी को रिड्यूस कर सकते हैं और इसके प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं और ये प्रोग्रेशन को रिग्रेस कर सकते हैं, यानी कि इस डिजीज़ की सिविरिटी को कम कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारी स्टडीज़ बहुत सारे दशकों से, काफ़ी दशकों से की जा रही हैं जिससे कि हम लोग ये स्टडी कर पाएँ कि ये प्रोसेस को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं। यानी कि क्या हम 50% से 30% ला सकते हैं कि नहीं। तो मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड्स में मेंशन किया था कि डाइट और लाइफ़स्टाइल जो है बहुत ही कारगर होते हैं हार्ट की ब्लॉकेजेस के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और डायबिटीज़ के लिए, यहाँ तक कि एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्लांट बेस्ड डाइट, एडिक्वेट स्लीप। ये भी मैंने आपको बताया था कि हाई ब्लड प्रेशर में हम लोग नेचुरली कैसे नॉर्मलाइज़ कर सकें। तो ये मैंने एपिसोड पहले किया हुआ है। ये सब चीज़ें ट्रू हैं हार्ट की ब्लॉकेजेस के लिए भी। तो क्वेश्चन कि क्या हम हार्ट ब्लॉकेजेस को रिवर्स कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, हम कर सकते हैं। पर इसके लिए हमको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। एक ट्रायल किया गया था, एस्टेरॉयड ट्रायल, जो कि एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही मेजर ट्रायल था, जिसमें कि ये एविडेंस पाया गया कि कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप को रोकना संभव है, इसको रिवर्स करना भी संभव है। वो कैसे? कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि इन्फ्लेमेशन और कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप कम हो जाता है, ब्लॉकेजेस रिड्यूस हो जाती हैं और ब्लॉकेजेस को हम लोग स्टेबलाइज़ भी कर देते हैं, जिससे कि आगे होने वाले हार्ट अटैक की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। इससे डिज़ीज़ स्लो डाउन भी हो जाएगी और इसकी प्रोग्रेशन भी कम हो जाएगी, यानी कि ब्लॉकेजेस की सिविरिटी कम हो जाती है, 50 से 40 भी हो जाती है, 30 भी हो जाती है। तो ये कौन से मेडिसिन्स हैं? इनको हम लोग कहते हैं स्टैटिन्स। ये अगर हाई डोज़ में दिया जाए तो ब्लॉकेजेस रिड्यूस हो जाती हैं। अनदर सेट ऑफ मेडिसिन्स है जिसको हम लोग एंटीप्लेटलेट्स कहते हैं। इससे आगे होने वाले फेटल कार्डियक इवेंट्स जैसे कि हार्ट अटैक, इसकी भी संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन्स के अलावा, वो है जीवन शैली। उसमें खान-पान भी आता है और हाई फाइबर, लो सोडियम, लो ट्रांस फैट, लो सैचुरेटेड फैट, हाई मैग्नीशियम, हाई पोटेशियम, हाई पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये सब होना आपके डाइट में बहुत ज़रूरी है। एनिमल प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करना, जितना हो सके आप प्लांट बेस्ड डाइट ही खाएँ। यानी कि प्योर वीगन डाइट, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि इसमें मिल्क प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल नहीं होते। एनिमल प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना है। एक्सरसाइज, गुड स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी आपके प्लाक को रिड्यूस करने में, प्लाक बर्डन को हॉल्ट करने में और एथेरोस्क्लेरोसिस को रिड्यूस करने में और रिग्रेस करने में भी कारगर होते हैं। उसके अलावा स्मोकिंग और तंबाकू, गुटखा, मंजन, इसका सेवन भी आपको नहीं करना है, जिससे कि आपके शरीर का इन्फ्लेमेशन कम होने के कारण ये ब्लॉकेजेस कम हो सकती हैं। तो आपको याद रखना है एक्सरसाइज, गुड फूड, अच्छी नींद होना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना,
और डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर को चेक में रखना, अपने डॉक्टर को रेगुलरली विज़िट करना, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करना, ये बहुत ज़रूरी है और उससे आपकी ब्लॉकेजेस का जो प्रोग्रेशन है यानी कि बढ़ना तो रुक भी सकता है और उसके अलावा रुकने के बाद वो रिग्रेस भी कर सकता है, ब्लॉकेजेस कम भी हो सकती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिए और जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इफ़ यू फाइंड इट वर्थ इट तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइफलाइन अनप्लग्ड का जो इंग्लिश और हिंदी दोनों चैनल उपलब्ध है यूट्यूब पे। सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन है, अगर आप उसको हिट करेंगे तो आपको मेरे वीडियोस जब भी अपलोड होंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएंगे। स्पॉटिफाई पे भी मेरा यही एक चैनल लाइफलाइन अनप्लग्ड उपलब्ध है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप चलते फिरते कभी भी उस स्पॉटिफाई के किसी भी एपिसोड को सुन सकते हैं। उसके अलावा मेरा वेबसाइट है www.drsuprichopra.com। इस पे भी आप जाके मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को एक्सेस कर सकते हैं और मुझ तक पहुंच सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको जानकारी लेना हो, आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक एपिसोड करूं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। उसके अलावा मेरा एफबी, इंस्टा और ट्विटर का हैंडल सामने है। एफबी और इंस्टा का है @DSC हार्ट फाउंडेशन, ट्विटर का है @DSCH फाउंडेशन। स्पॉटिफाई पे भी आपको लाइफलाइन अनप्लग्ड मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी लाइफलाइन अनप्लग्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट ऑन Saturday. Till then, stay healthy and stay fit. Goodbye.